पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है, बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अभी जो आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनके लिए पहले हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है, और जो मेथड होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए पहले देखते हैं इसका पहला पार्ट। ठीक, इसको हटा देते हैं। देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सारे पार्ट इसके आसान है, ठीक है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी 6 के 6 पार्ट हैं कहीं भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। देखो यहाँ पे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब कि दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस आता है वो 26 आता है और उनमें से एक नंबर दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। हमें बताना है दोनों नंबर क्या हैं। तो जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तभी उनका डिफरेंस 26 आ रहा है। तो मैंने लिखा लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया कि भाई जो बड़ा वाला नंबर है वो मैं मान लेता हूँ कि वो x है। अब इसमें दूसरा नंबर भी होगा यानी वो छोटा वाला नंबर, तो मैंने लिखा लेट दी स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। भाई डिफरेंस पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ऐसा कब हुआ होगा, जब बड़े में से छोटा माइनस करोगे, है ना, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा वाला नंबर x है, छोटा वाला y है, इनका डिफरेंस यानी कि इनको अगर माइनस करोगे बड़े वाले में से छोटे वाला तो आएगा 26, है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस 26 था तो हमने डिफरेंस निकाला, कितना आया 26। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। और यहाँ पे एक बात और बोली गई थी कि इनमें से कोई एक जो है वो 3 गुना है दूसरे का। तो भाई देखो 3 गुना कौन होगा, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही तो छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा। तो यानी बड़ा वाला कौन है यहाँ पे x, तो जो x है यही तो 3 टाइम्स होगा छोटे वाले के, है ना, क्योंकि ये बड़ा है तो उसके 3 गुने के बराबर होगा। छोटा वाला तो इसके 3 गुने के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि वो छोटा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम अप्लाई करेंगे, हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में तो साफ साफ नजर आ रहा है यार, सीधा x की वैल्यू कितनी है 3y, तो ये पुट कर दो ना इक्वेशन 1 में। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है। तो देखो इसको मैं एक बार और उतार लेता हूँ ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 3y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3y पुट कर देंगे। तो x की जगह मैंने क्या पुट किया 3y। देखो x की जगह पे क्या आ गया 3y, क्योंकि x की वैल्यू है ये। ठीक है, अब माइनस में जो भी है वही लिख दो, बराबर कितना है 26 है। तो 3y माइनस वाई कितने y बचेंगे 2y। 2y की वैल्यू कितनी 26 है, तो y की वैल्यू 13 हो जाएगी भाई, है ना, 2 डिवाइड में जाएगा तो y तो अपने को पता लग गया 13 है। x भी निकालना था, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो देखो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 3y। कहाँ से लिखा मैंने ये, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं 2 से देखूँ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन से, तो x इक्वल टू 3y मिलता है। x इज इक्वल टू 3 इंटू में y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू 13 आई है तो y की जगह 13 लिख दिया, कितना आ गया 39। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या कि जो लार्जर नंबर है, ठीक है, जो कि हमने क्या बोला था, लार्जर नंबर हमने x बोला था, x कितना आया है, x आया है 39। और जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, स्मॉलर नंबर हमने क्या बोला था, स्मॉलर नंबर ने y बोला था, y कितना आया है 13। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो 26 आएगा। ठीक है, और जो बड़ा वाला नंबर है वो 13 का 3 टाइम्स है, 13 3 जा 39।
ठीक है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ये था इसका पहला हिस्सा, आसानी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की, यानी इसकी। तो अब देखो इसके पार्ट 2 को पहले समझते हैं। इसमें बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। मतलब दो एंगल्स हैं जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के 180 डिग्री आए, ठीक। और जो बड़ा वाला एंगल है ये छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। हमें बताना है ये दोनों एंगल्स कितने कितने होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो आसान सा क्वेश्चन है ये। हम लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। लार्जर एंगल हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंड द स्मॉलर एंगल ये हमने मान लिया y, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से पहली बात तो हमें ये बताई गई है कि ये दोनों एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। मैंने क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल है अगर x और y, तो इसका मतलब ही ये हो जाता है कि इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरी बात क्या बोली गई है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। बड़ा वाला कौन माना है मैंने, x को, छोटा वाला किसे माना है, y को। तो बड़ा वाला छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। अब फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो किसी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल दिख ही रहा है अकेला, तो मतलब इसी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे आप लिखो पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक बार इक्वेशन 1 को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ ये, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है इसके बराबर, ठीक है। तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, y प्लस 18। देखो ये x की जगह लिखा है, ये जो चीज़ें बच गई ये तो एज इट इज उतारनी पड़ेंगी ना भाई। तो यहाँ पर इसके आगे जो ये चीज़ है ये ऐसे ही उतार दो, ठीक है, क्योंकि इतना जो है वो x के बदले आया है, बाकी सब कुछ सेम उतारोगे, ठीक। तो यहाँ से देखो y और y कितने, y 2y, जो ये 18 है उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 18 माइनस करोगे कितना बचेगा, 162। समझ में आ गया होगा, 18 क्या होगा माइनस में, 180 माइनस 18 162। तो 2y इज इक्वल टू 162 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81। 2 जाएगा डिवाइड में, 160 डिवाइड बाई 2 81 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमें पता लग गई y। अच्छा x भी निकालना है, तो x निकाल सकते हो यार आप। x देखो कितना है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ मैं। x कितना है अपने पास, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो ना, 1 में रख दो, 2 में रख दो, इसमें किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, किसी में भी y की वैल्यू रख देते आपको निकल जाता। तो y की वैल्यू कितनी आई भाई, 81। तो यहाँ से आया 81 प्लस 18, ठीक है। कितना होगा ये, 99 डिग्री। x आ गया 99 डिग्री। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल वो हमने क्या माना था x, वो कितना आया है 99 डिग्री। और हम कह सकते हैं जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल वो हमने कितना माना था y, वो कितना आया है 81 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। चलो अब इसकी बात करते हैं थर्ड की। इसमें बोला गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। मतलब कोई कोच है, ठीक है, इसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने में, 3800 रुपए में, 3800 रुपीज में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। मतलब बाद में ये 3 बैट और 5 गेंदे खरीदती हैं 1750 रुपए में। हमें बताना है कि हर एक बैट की क्या कीमत है, हर एक बॉल की क्या कीमत है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो आसान सा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है।
मैंने क्या मान लिया कि हर एक बैट की कीमत x रुपीज है एंड दी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कीमत मैंने मान ली y रुपीज। ठीक है, मैंने मान लिया कि y रुपीज। अब क्या बोला गया है, सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया था। देखो 7 बैट खरीदे हैं, 6 बॉलें खरीदी हैं। अब आप बताओ, अगर एक बैट की कीमत 1x रुपीज है तो 2 बैट की कीमत 2x, 3 बैट की कीमत 3x, तो 7 बैट की कीमत 7x। 7 बैट की कीमत कितनी, 7x। इसी तरह से अगर एक बॉल की कीमत y रुपीज है तो 6 बॉल की कीमत 6y रुपीज होगी, और दोनों को जोड़ के टोटल खर्चा आएगा। टोटल खर्चा कितना आया इन्हें खरीदने में, 3800 रुपीज। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोला गया था, ये 3 बैट और खरीदती हैं और 5 गेंदें और खरीदती हैं। 3 बैट मतलब एक बैट की कीमत x, तो 3 बैट की कीमत 3x। 5 बॉल मतलब 5y, इसकी कीमत हो गई बराबर कितना, 1750 रुपये देने पड़ते हैं इस बार इन्हें। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। पिछली 2 इक्वेशन में तो एक वेरिएबल पहले से अलग पड़ा हुआ था, हमने उठा के रख दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे, चाहे x की चाहे y की, दूसरे में पुट करोगे फिर सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलो मान लो सेकंड इक्वेशन से निकालता हूँ मैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3x की वैल्यू हो जाएगी 1750, ये 5y जाएगा माइनस में, और अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब यही चीज पुट कर दो, इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है ये 1 में पुट करोगे। 2 में गलती से भी पुट मत करना, क्योंकि ये वैल्यू हमने 2 से निकाली है, जिससे निकालते हैं उसमें पुट नहीं करते, दूसरी वाली पुट करते हैं। तो हमने इसको 2 से निकाला है तो 2 में पुट नहीं करेंगे, 1 में करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा पुट x वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 into 1। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई x की वैल्यू जो इक्वेशन 3 में दिख रही है वो पुट कर दो, किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो चलो पहले 1 को कॉपी कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1 को मैंने कॉपी किया। 1 क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये 1 को मैंने कॉपी किया फ्रॉम 1। अब देखो 7 की जगह 7, वैल्यू किसकी पुट करनी है, x की। x की वैल्यू क्या है, ये सारा तामझाम x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा तामझाम यहाँ उतार लेंगे। यहाँ पे कितना है 1750, माइनस में क्या है 5y, डिवाइड में क्या है 3। अब देखो ये अभी तक मैंने कितना लिखा है, क्योंकि हम मैथ्स में क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली इक्वेशन लिखते हैं हम इसको देख के लिखते हैं ना। तो अभी तक मैंने कितना लिखा है, सिर्फ इतना। कैसे, 7 की जगह 7 और x की जगह पे ये। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ अभी बची हुई है लिखने को, तो ये सारी चीज़ मैं एच डी छाप दूंगा यहाँ पे। कितना है, प्लस में 6y बराबर कितना 3800। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दो। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, कमेंट में बताते रहना अगर आपको जहाँ जहाँ भी दिक्कत आ रही है, मैं आपके बाद में कमेंट पढ़ता हूँ। तो यहाँ से कितना है यार, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 0 0 हुआ, 7 5 जा 35 हुआ, कैरी गया 3, 7 7 जा 49 और जो 3 कैरी गया था 52, कैरी गया 5, 7 1 जा 7 और 5 12। फिर 7 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 5y कितना हो जाएगा 35y। नीचे क्या है 3, ठीक है, नीचे कितना है 3 और प्लस में कितना है 6y बराबर में कितना है 3800। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझो, है ना, तो इनका एलसीएम। ठीक है, या फिर अगर 1 होता है तो सीधा सीधा इसको इससे गुणा कर दो, सबके नीचे 3 आ जाएगा, है ना। तो कैसे करोगे, देखो 1 2 फिर 2 फिर 5 0 माइनस 35y, इसके नीचे तक तो 3 है, फिर 3 इंटू 6 कितना 18y। अब सबके नीचे कितना आ जाएगा, ये 3। समझ लो हमने एलसीएम लिया हुआ, यहाँ पे 1 होगा, है ना, 1 और 3 का एलसीएम 3, वही बात हो जाएगी। बराबर कितना 3800। चलो भाई ठीक है, अब क्या
देखो 1 2 2 5 0, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, दोनों के पास y है, तो इनमें देखो क्या हो सकता है, अलग अलग निशाना घटाएंगे। 35 में से 18 गया 17, इसमें से घटाया तो इसी का निशान आएगा। 3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 3 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, है ना। तो 3 इंटू में 0 कितना हो गया 0, फिर 3 इंटू में एक और 0 क्या हो गया 0, फिर 3 8 जा 24 का 4 कैरी गया 2, फिर 3 3 जा 9 और 2 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ से देखो -17y इज इक्वल टू, ये तो अपने घर पे है, कोई दिक्कत नहीं, ये उधर जाएगा माइनस में शिफ्ट होगा। ठीक है, हालांकि शिफ्टिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है मैथ्स में, असलियत में हम दोनों तरफ ये चीज़ माइनस कर रहे हैं, इधर माइनस किया ये खत्म, उधर माइनस किया वो, है ना, बट फ़र्क दोनों में पड़ेगा नहीं यहाँ पर। ठीक, अब देखो इसमें से माइनस करोगे, देखो इसमें से ये प्लस का है माइनस का अलग अलग निशान है, तो यानी इसमें से ठीक है माइनस कर लो। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 11 माइनस 11 0, और निशान माइनस का लग गया, क्योंकि जिसमें से घटाते हैं उसका निशान लगाते हैं। इसमें से घटाया, इसके आगे माइनस होते हैं माइनस, और यहाँ पे क्या है -17y। ठीक है, देखो ये -17y अगर उधर जाएगा तो -17 कदर, मतलब -17y तो ही रहने दो, -17 कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, 17 1 जा 17 5 जा 85, 1 0 तो 1 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना y इज इक्वल टू, जो हमने 850 को 17 से डिवाइड किया कितना आया 50, माइनस से माइनस तो कट गया था, तो y की वैल्यू आ गई 50। x भी निकालना है अपने को, x की वैल्यू क्या थी, ठीक है ऊपर से देख लो, x की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं ऊपर से, x की वैल्यू क्या थी भाई, x की वैल्यू थी 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, 1700, ठीक है 1750 माइनस में 5y डिवाइड बाई 3। अब तो ये आसान है यार, ठीक है ना, 5 गुणा में y की वैल्यू कितनी है 50, बटे में कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1750 में से 250 घटा दो, 1750 में से इसको मल्टीप्लाई करोगे 250 डिवाइड बाई 3, कितना बचेगा 1500, 1500 को 3 से डिवाइड कर लो, 1500 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 500। किसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू है। अच्छा x क्या था और y क्या था, x था यहाँ पर ऊपर से देखना पड़ेगा, x हमने किसे माना और y किसे माना था। x हमने मानी थी बैट की कीमत और बॉल की कीमत थी y। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई जो बैट की कीमत है वो आई है 500 और जो बॉल है यानी कि y उसकी कीमत आई है 50 एक की। ठीक है, आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू कितना 50 रुपीज़। ठीक है, आप लिख लेना अलग से। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब पार्ट 4। अब देखो जो ये चौथा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है कि कोई शहर है जिसमें जो टैक्सी का किराया है वो कुछ इस तरह से लिया जाता है कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आप बैठते ही उतर जाओ। ठीक है, तो ये फिक्स अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप जितने किलोमीटर जाओगे जो डिस्टेंस कवर होगा उसमें भी पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। मतलब फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज मिलके टोटल किराया बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि इन्होंने कहा कि भाई x रुपए तो फिक्स्ड है, ठीक है x रुपए फिक्स हैं, ये आपको देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मान लो y रुपए पर किलोमीटर है, यानी हर एक किलोमीटर का y रुपए है। आप मान लो 4 किलोमीटर जाते हो तो 1 किलोमीटर का y रुपए, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 4 किलोमीटर का 4y। तो ये डिस्टेंस कवर किया था 4, उसके हिसाब से 4y आया। ये तो देना ही है, प्लस में फिक्स चार्ज भी देना है। दोनों को जोड़ के क्या आएगा, दोनों को जोड़ के टोटल चार्ज आएगा। समझ में आ गया। मतलब अगर कोई बंदा 5 किलोमीटर जाता, अगर कोई 5 किलोमीटर जाता, कितने किलोमीटर जाता 5 किलोमीटर, तो x तो उसे देना ही पड़ता,
प्लस में 1 किलोमीटर का y तो 5 किलोमीटर का 5y है, इन दोनों को जोड़ के टोटल किराया आता। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है आगे, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज दिस। हमसे पूछा गया फिक्स चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पहले तो ये बता दो। उसके बाद पूछा गया है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। नकली सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे देखो, पहले हम लिखेंगे लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मैंने मान लिया फिक्स चार्ज जो है वो एक्स रुपीज है एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर का चार्ज जो है वो मैंने मान लिया भाई वाई रुपीज है। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया लगेगा 105 रुपए। अब आप जरा दिमाग लगाओ, अभी मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दिया था ताकि आप ये खुद से सोच पाओ। अगर आप 10 किलोमीटर गए हो तो भैया फिक्स चार्ज तो देना ही है, देना है, यानी एक्स रुपए तो आपने दिए ही, एक्स रुपए तो आपने दिए ही दिए। साथ ही साथ पर किलोमीटर किराया वाई रुपए है, यानी हर एक किलोमीटर किराया वाई रुपए। तो 1 किलोमीटर का 1 वाई, 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। ये भी तो दोगे। तो ये फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसका चार्ज, दोनों को मिला के आए हैं 105 रुपए, यानी टोटल चार्ज 105 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बनी इक्वेशन। अगर ये समझ में आया तो दूसरी इक्वेशन तो बिल्कुल इसके जैसी है ना भाई। अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो 155 रुपए लगते हैं, ये भी ठीक है बात। मतलब एक्स रुपए तो आपने दिया ही दिया क्योंकि आप 15 किलोमीटर गए हो। 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, ये भी दोगे। दोनों को मिला के 100 कितना है बे, 155। ठीक है, 155 रुपए आएगा। क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 155 माइनस में 15y। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। पुट कर दो यार सीधा। किस में पुट करोगे, क्योंकि हमने 2 से निकाली है तो हम इसको 2 में पुट नहीं कर सकते हैं, 1 में पुट करेंगे। मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। ठीक है, जो x की वैल्यू आई फर्स्ट में पुट कर दो। देखो मैं एक बार पहले इसको उतार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू ये है तो x की जगह में लिख दिया 155 माइनस में 15y प्लस में 10y बराबर 105। ठीक है, देखो 10y और 105 तो अपनी जगह है, इनको कोई छेड़खानी नहीं करनी। x की जगह बस ये वैल्यू पुट कर दी है मैंने। ठीक, तो अब आ जाओ आगे। देखो 155 उस तरफ जाएगा, यहाँ पर क्या है 105, 155 उधर गया माइनस में, इधर क्या बचा देखो 15 माइनस का और 10 प्लस का, यानी -5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ कितना बचा पहले देख लो, माइनस का 50। ठीक है, क्योंकि अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, इसमें से ये गया 50 बचा, इसमें से घटाया तो -50, और यहाँ क्या है -5y। ठीक है, तो इसका -5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, इससे कट गया 5 10 जा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने अभी, 155 माइनस 15y, यानी x की वैल्यू है 155 माइनस 15y। हालांकि किसी भी इक्वेशन में उतारो और पुट कर दो, है ना, ये देख लो चाहे फ्रॉम थर्ड 155 माइनस 15y x की वैल्यू है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। ये हमने कहाँ से उतारा है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से यार 155 माइनस 15 गुणा में y की वैल्यू है 10। ठीक है, y की वैल्यू है 10, कितना बचेगा ये
ये हो जाएगा 150, ये 55, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने जो फिक्स चार्ज माना था, फिक्स चार्ज कितना माना था हमने, फिक्स चार्ज हमने माना था x कितना आया 5 रुपए, और जो चार्ज पर किलोमीटर था, चार्ज पर किलोमीटर वो हमने कितना माना था y रुपए, y कितना आया भाई 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी नकली सा है, फ्रैक्शन के ऊपर है ना। क्या बोला गया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कोई फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। और इसके बाद बोला गया इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, मतलब अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ोगे तो ये 5/6 हो जाएगी। हमें बताना है फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं। कैसे करते हैं हम इनको, देखो सबसे पहले आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम करते हो x एंड y। क्यों, क्योंकि आपको न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, तभी तो फ्रैक्शन पता होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है ना, आपको पता है कि अगर ऐसे फ्रैक्शन लिखी हुई है तो इस ऊपर वाली चीज को क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर, और नीचे वाली चीज को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास न्यूमरेटर x है किसी फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर y है, तो मुझे ये तो क्लियर पता है कि फ्रैक्शन क्या है, एक्स वाई की फॉर्म में। क्या है फ्रैक्शन, x/y, है ना। क्योंकि भाई फ्रैक्शन में ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू हमने x मान ली, नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने y मान ली। तो ये तो हमें पता है। अब बात करेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से जो अपनी फ्रैक्शन है वो क्या है, x/y है। अब इस फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कर देते हैं भाई। न्यूमरेटर यानी x है उसमें 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर यानी y है उसमें भी 2 ऐड कर दिया। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यानी कि इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 9/11। समझ में आ गई बात। तो ये था पहला केस। अच्छा दूसरा केस क्या है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, दूसरा केस है कि फिर से यही फ्रैक्शन है अपनी x/y। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, दोनों में 3 ऐड कर दें तो ये बन जाती है 5/6। तो ठीक है यार, दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, तब ये फ्रैक्शन हो गई 5/6। समझ में आ गई बात। ये 2 अलग अलग केस हैं। चलो इसको साइड में रख देता हूँ, बीच में डाल लेते हैं भैया पार्टीशन, अलगा बिलगी हो गई इनकी। पहले इसको करेंगे फिर उसको देखेंगे। ठीक है, चलो इसको देखो। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर खत्म। ठीक, तो 11 इंटू एक्स क्या होगा, 11x। 11 इंटू 2 कितना होगा, 22 होता है। y इंटू कितना था ये 9, तो 9y। 9 इंटू 2 कितना 18। ठीक, अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर देंगे सीधे। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 है, 22 कहाँ जाएगा माइनस में, तो यहाँ कितना बचेगा 9y, यहाँ कितना बचेगा -4। 22 में से घटाओगे ना भाई, 4 बचेगा, जिसमें से घटा उसका निशान। 11 कहाँ जाएगा डिवाइड में, देख लो। एक की वैल्यू तो मुझे पता लग गई ना, इसी को इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता है, वहाँ पे पुट कर दूंगा। चलो यार करते हैं सीधा। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर लिखा 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18, y इंटू 5 5y, 3 इंटू 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, देखो यार यहाँ पे तो हमें पुट करना है ना x की वैल्यू, तो उसको भी 3 ले आते हैं, क्योंकि इसको हम पुट करेंगे तो y में आ जाएगा। तो y इधर आएगा -5y इज इक्वल टू, यहाँ 15 है,
18 को माइनस में ले गए, यहाँ कितना बचा है 15 माइनस 18 यानी कि -3। अब यहाँ पे आप पुट कर दो सीधा सीधा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 6x माइनस 5y है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू क्या है 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 इन सेकेंड। मतलब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम ये x की जो वैल्यू है वहाँ मैंने लिखी जो पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 6 है फिर x है, x की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी यानी कि 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, ठीक है। बाहर क्या है -5y बराबर क्या है -3। ध्यान से देखना मैंने क्या किया 6x 6 ये x की वैल्यू, ठीक। उसके बाद -5y ये रहा -5y, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं देखो ऐसे उतार दी मैंने, उसके बाद बराबर -3 बराबर -3, ठीक। तो कितना 6 9 जा 54 y 6 इंटू -4 -24। अब पता है यार इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम लोगे 11 ही आएगा। इससे बढ़िया क्या है सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबके नीचे 11 आ जाएगा। तो 11 5 जा 55y बराबर में कितना -3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहाँ पे आ जाओ 54y 55y कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का y, और माइनस में क्या है 24। फिर से समझ लो 54 55 दोनों y हैं इनके पास, मतलब दोनों y वाली टर्म है। तो ये माइनस का ये प्लस का, इसमें से घटाएंगे निशान उसी का लगाएंगे, ठीक। बराबर 11 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, 11 इंटू -3 कितना -33। तो यहाँ से -y की वैल्यू कितनी -33 अपनी जगह पे, -24 कहाँ जाएगा प्लस में, 6 और 3 9 यानी माइनस का 9 बचेगा। -y इज इक्वल टू 9 मतलब y इज इक्वल टू 9। y तो 9 आ गया, x की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक है। y कितना आया 9। अब x क्या था देख लो जाए, x था 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। तो x की वैल्यू यहाँ उतारो, ठीक है, कहीं भी उतार लो, चलो मैं यहाँ उतार लेता हूँ, ठीक है। x कितना था 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, पुट कर दो इसमें y की वैल्यू यार, x बराबर 9 y की जगह 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 77 डिवाइड बाई 11 कितना होता है 7। x की वैल्यू 7 आ गई। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे फ्रैक्शन पूछा गया था। भैया फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन तो थी x बाई वाई, यही थी ना फ्रैक्शन शुरू में। x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की 9 यानी फ्रैक्शन हो जाएगी 7/9। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो अगला हिस्सा है यानी 6th पार्ट एंड लास्ट पार्ट। अब देखो जो इसका अगला हिस्सा है इसमें बोला गया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी वो उसके बेटे की 5 साल बाद वाली एज के 3 टाइम्स होगी। इसके बाद बोला गया 5 years ago 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले जो जैकोब की एज रही होगी वो उसके बेटे की जो 5 साल पहले वाली एज होगी उसका 7 टाइम्स थी यानी 7 टाइम्स थी। हमसे पूछा गया उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो जब मैंने आपको एज वाला क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। तो मैंने लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट एज मैंने मान ली y, ठीक है ना, ये ईयर्स में है एज। अब देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे भाई सबसे पहले कहानी में 5 साल बाद की बात की गई, हम लिखेंगे 5 year later, 5 years later 5 साल बाद, ठीक है। कहानी कहाँ चली गई 5 साल आगे। सोचो यार जैकोब अभी कितने साल का है, x साल का है, उसका बेटा अभी कितनी उम्र है y ईयर्स है। 5 साल बाद जैकोब कितने साल का हो जाएगा
5 साल और बढ़ जाएगी इसकी उम्र, यानी उसमें 5 ऐड कर दो। जैसे आप अगर मान लो अभी 16 साल के हो तो 5 साल बाद 16 + 5 ऐसे तो निकालोगे, यानी कि 21। तो ऐसे ये अभी प्रेजेंट में x ईयर का है तो 5 साल बाद x + 5 होगा। इसका बेटा y ईयर्स का है तो 5 साल बाद ये होगा। क्या बोला गया था कि 5 साल बाद वाली जो एज होगी जैकब की, ये इसकी बेटे की जो 5 साल बाद वाली एज होगी इसका कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम्स होगी, यानी कि ये बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ दिस। 5 साल बाद वाली जैकब की एज 3 टाइम्स है 5 साल बाद वाली उसके बेटे की एज के। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। x + 5 = 3 × y, 3y होता है, 3 × 5 15 होता है। किसी एक की वैल्यू निकाल लो ताकि हम अगली इक्वेशन जो बने उसमें पुट कर सकें। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो। x = 3y प्लस, देखो 5 माइनस में जाएगा, 15 है यहाँ पे, 5 माइनस में गया, 15 - 5 10। देखो वैल्यू मिल गई हमें x की, दूसरी जो मिलेगी उसमें पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखो दूसरी के लिए हम कहाँ जाएंगे कहानी में? दूसरी के लिए हम जाएंगे कहानी में, कैमरे में आ रहा है, हाँ ठीक है। दूसरी के लिए हम कहानी में जाएंगे 3 साल, कितने साल है? 5 साल पीछे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 years ago, 5 साल पहले। सोचो, अभी हमेशा हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट में आ जाओ, ये भूल जाओ, ये कहानी भूल जाओ, यहाँ पे आओ। प्रेजेंट में कितना जैकब की एज है? x। प्रेजेंट में इसके बेटे की एज कितनी है? y। 5 साल पहले मतलब 5 माइनस करोगे, 5 कम रही होगी। बेटे की एज भी अभी जितनी है 5 साल पहले, तो उससे 5 साल कम ही रही होगी। 5 साल पहले जो जैकब की एज है, 5 साल जो पहले उसके बेटे की एज थी उसका 7 टाइम्स थी। कहाँ लिखा है भाई? 7 टाइम्स, ये रहा। यानी कि ये जो थी ये 7 टाइम्स थी। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ से बस अब यार अब तो हो गया। देखो ये हो गया x माइनस में 5 बराबर 7 × y, यानी 7y, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो यहाँ से x 7y को उधर लाओगे -7y, उधर जाएगा माइनस प्लस में, यानी -30 + 5 कितना? -35 + 5, यानी माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, माइनस गया प्लस में। अब हमें क्या पुट करना है? x की वैल्यू पुट कर दो, सीधा पुट कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है? 3y + 10। तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3y + 10। माइनस में क्या है? 7y, बराबर में क्या है? -30। तो यहाँ से 3y - 7y, माइनस का 4y, यहाँ पे -30 है, -10 जाएगा माइनस में, -30 - 10, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल। तो भैया 4y = 40, तो y = 4 10 जाए, यानी 10। y की वैल्यू 10 आ गई यार। x अपने को पता ही है, देखो ये सामने लिखा हुआ है, x = 3y + 10। y की वैल्यू 10 है, तो मतलब 3 × 10 प्लस में 10, बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करोगे, 30 + 10 यानी कि 40। ठीक है, ये हो गया। यहाँ आप लिख लेना यार, जैकब की एज y थी, वो 10 ईयर्स का है अभी, उसके फादर की एज 40 थी, वो 40 साल का, मतलब 40 साल के हैं अभी। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।